नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे श्रीलंका के खबर के साथ में। दरअसल श्रीलंका में आर्थिक और सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि देश से फरार हुए गोटाबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही स्पीकर ने ऐलान किया है कि इस्तीफा मंजूर होने के बाद अब 7 दिन में नया राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा। श्रीलंका की मौजूदा स्थिति को देखते हुए गोटाबाया राजपक्षे का बयान काफी मायने रखता है, क्योंकि गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा काफी मायने रखता है और स्पीकर ने जो बयान दिया है वो काफी मायने रखता है। पिछले कई दिनों से हजारों प्रदर्शनकारी गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे और नए राष्ट्रपति की नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब स्पीकर सभी पार्टियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन होगा। सबसे पहली कोशिश श्रीलंका में पैदा हुए गृह युद्ध के हालात को काबू करने की होगी। प्रदर्शन खत्म हो सके, इसके लिए भी रणनीति बनाई जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदर्शनकारियों को शांत कराने के लिए स्थानीय नेताओं को कमान सौंपी जा सकती है। इससे पहले श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच लोगों की भीड़ राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई थी। प्रदर्शनकारियों के राष्ट्रपति भवन पर कब्जे से पहले ही राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अंडरग्राउंड हो गए थे। बाद में बताया गया कि गोटाबाया भागकर मालदीव पहुंच चुके हैं, लेकिन सियासी बवाल के कारण मालदीव में उन्हें शरण नहीं मिली, जिसके बाद वे मालदीव से सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर पहुंचने के बाद गोटाबाया राजपक्षे ने ईमेल के जरिए अपना इस्तीफा स्पीकर को भेज दिया था, जिसे अब स्पीकर ने मंजूर कर लिया है और अब श्रीलंका में हालात सुधरने की संभावना जताई जा रही है। एक कदम आगे बढ़ता हुआ श्रीलंका नजर आ रहा है, लेकिन अब आने वाले दिनों में स्पीकर की भूमिका काफी अहम हो जाती है। इसके अलावा देखना दिलचस्प होगा कि नए राष्ट्रपति के तौर पर किसके नाम पर मुहर लगती है, क्योंकि कई नाम जरूर निकलकर सामने आ रहे हैं। अब कौन श्रीलंका का अगला राष्ट्रपति बनता है, इस पर नजरें लगातार बनी हुई हैं। साजिद का नाम भी निकलकर लगातार सामने आ रहा है। विपक्ष के नेता हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब श्रीलंका की कमान उनके हाथ में मिल सकती है। साजिद प्रेमदासा, उनका नाम खूब चर्चाओं में चल रहा है, लेकिन अब इंतजार ज्यादा नहीं करना होगा। केवल 7 दिन के भीतर अब श्रीलंका को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। उससे पहले जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से श्रीलंका के नेता कैसे निपटते हैं, स्पीकर कैसे निपटते हैं, इस पर भी नजरें लगातार बनी हुई हैं, क्योंकि जब सभी पार्टियों की बैठक बुलाई जाएगी, उसमें किस रणनीति के साथ अब श्रीलंका आगे बढ़ता है, क्योंकि प्रदर्शन खत्म कराना सबसे पहली प्राथमिकता है। सेना अपने ढंग से मोर्चा जरूर संभाले हुए है, लेकिन अभी तक नौबत हिंसक होने की नहीं आई है। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं, उग्र प्रदर्शन भी लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन अब आने वाले दिन श्रीलंका के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। बुलेटिन में बात महाराष्ट्र की भी कर लेते हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में उद्धव सरकार जब बनी थी, उसके बाद जब उद्धव सरकार की विदाई हुई, तो विदाई से पहले उद्धव सरकार ने जाते जाते कुछ बड़े फैसले लिए थे। चाहे बात औरंगाबाद का नाम बदलने की हो, चाहे बात उस्मानाबाद का नाम बदलने की हो, तो उद्धव सरकार ने जाते जाते इन शहरों के नाम बदल दिए थे। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि शिंदे सरकार ने उद्धव सरकार के इन फैसलों को फिलहाल के लिए रोक दिया है। तो औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने के फैसले पर शिंदे सरकार ने रोक लगा दी है। दरअसल अब शिंदे सरकार नए सिरे से इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखेगी। जब उद्धव सरकार ने नाम बदलने का फैसला लिया था, उससे पहले ही राज्यपाल सरकार को बहुमत साबित करने के लिए पत्र लिख चुके थे, इसलिए उद्धव सरकार के इस फैसले पर सवाल उठ रहे थे। दरअसल उद्धव सरकार ने सत्ता से विदाई से पहले औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने की स्वीकृति दी थी। वहीं उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया था। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर स्वर्गीय डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए स्वीकृति दी गई थी। बता दें कि मामले को लेकर पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि इन स्थानों का नाम बदलना एमवीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था।
उन्होंने कहा कि ये मुझे फैसला लेने के बाद ही पता चला, ये बिना किसी पूर्व परामर्श के लिया गया था। उन्होंने इसे हास्यास्पद भी बनाया था, लेकिन अब सिंधिया सरकार ने दोनों शहरों के नाम बदलने का जो फैसला लिया गया था, जो स्वीकृति दी गई थी, उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझिए कि पूरी तरह से रोक लगा दी है। दरअसल जब उद्धव सरकार ने ये फैसला लिया था, उस वक्त राज्यपाल बहुमत साबित करने के लिए पहले ही उद्धव सरकार को कह चुके थे। पेंच को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो ऐसे में जो फैसले उद्धव सरकार ने उस वक्त लिए थे, इन फैसलों पर सवाल उठ रहे थे, तो अब सिंधिया सरकार चाहती है कि वो नए सिरे से इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखे। और अब जब सिंधिया सरकार इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखेगी, उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन 2 शहरों के अलावा कुछ और शहरों के नाम बदलने को लेकर के भी प्रस्ताव लेकर के सिंधिया सरकार कैबिनेट में जाती है, या फिर इन 2 शहरों के ही नाम को लेकर के जाती है। तमाम पहलुओं पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। सावन का महीना शुरू हो चुका है और देश भर में कांवड़िए मां गंगा का जल लेने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकल चुके हैं। देश भर से कांवड़ यात्रा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब कांवड़ यात्रा पर आतंकी खतरे को लेकर अलर्ट गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो सावन का महीना शुरू होते ही यूपी समेत देश भर में कांवड़ यात्रा का सिलसिला शुरू हो चुका है। शिव भक्त मां गंगा का जल लेने के लिए बड़ी संख्या में निकल पड़े हैं। यूपी समेत देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। इस बीच देश भर में निकाली जा रही कांवड़ यात्राओं को कट्टरपंथियों या आतंकियों द्वारा निशाना बनाए जाने का अंदेशा है। लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सतर्क रहने और कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे कांवड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए तत्काल इंतजाम करें। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों को अलर्ट किया है। रेलवे बोर्ड को भी कांवड़ यात्रियों पर हमले को देखते हुए ट्रेनों की सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं। एडवाइजरी के मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए। दरअसल कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 1 महीने चलने वाले मेले के दौरान कम से कम 4 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार और ऋषिकेश में मां गंगा का जल लेने के लिए पहुंचेंगे। सावन महीने में यूपी, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल, पंजाब और राजस्थान समेत कई राज्यों से कांवड़िए पैदल गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश जाते हैं और अपने अपने घर लौटकर मंदिरों में भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। इसलिए इन दोनों शहरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की आशंका जताई गई है। लिहाजा सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मामला पुंछ जिले के सुरनकोट का है, जहां जवानों के बीच किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था। खबर यह मिल रही है कि जवानों के बीच विवाद के बाद गोलीबारी की भी नौबत आ गई थी। तो जानकारी मिल रही है कि सुरनकोट में सीमा सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही सेना की एक बटालियन में तैनात जवानों में किसी बात को लेकर विवाद छिड़ गया था, जिसके बाद मौके पर गोलियां चली। उस घटना में सेना के 2 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। सुरनकोट पुलिस ने घटना की पुष्टि की है। हालांकि विवाद क्यों हुआ, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। पूछताछ की जा रही है। ये जवान टेरिटोरियल बटालियन के बताए जा रहे हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। लिहाजा सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। 20,000 से ज्यादा मामले अगर लगातार इस तरह से बढ़ते रहे, आने वाले दिनों में भी यह सिलसिला जारी रहा, तो फिर यह उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकारों के द्वारा इसे लेकर कोई बड़ा फैसला भी अब लिया जा सकता है। तो देश में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। लगातार दूसरे दिन कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना के 20,038 नए मामले सामने आए हैं।
इस दौरान 43 लोगों की मौत भी हुई है। बता दें कि देश में कल भी कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। गुरुवार को 20,139 कोरोना केस मिले थे। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना से 16,994 लोग भी ठीक हुए हैं। इसके अलावा कोरोना के एक्टिव केस अब बढ़कर 1,39,073 हो गए हैं। देश में अब तक 4,30,45,350 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। वहीं 5,25,604 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। अगर कोरोना को हराना है तो वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अब आज से वयस्कों के लिए बूस्टर डोज भी फ्री कर दिया गया है। 75 दिनों तक आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, इसलिए अगले 75 दिनों तक वयस्कों को फ्री में कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया जाएगा। तो भारत में 15 जुलाई से कोरोना की बूस्टर डोज मुफ्त में लगनी शुरू हो गई है। इससे पहले तीसरी डोज के लिए आपको पैसे खर्च करने होते थे, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मोदी सरकार ने इसे अगले 75 दिनों तक मुफ्त में देने का ऐलान किया है। कुछ दिन पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया था। इसके बाद खुद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि वैक्सीन ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई है। यह फैसला भारत की वैक्सीनेशन ड्राइव को और आगे बढ़ाने का काम करेगा। सरकार के इस फैसले के बाद देश के सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन को मुफ्त में लगाया जा सकेगा। सरकार की ओर से यह कदम इसलिए भी उठाया गया है क्योंकि जैसे कोरोना की पहली और दूसरी वैक्सीन डोज के लिए लोगों में उत्साह था, वैसा बूस्टर डोज को लेकर नजर नहीं आ रहा था। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि आम लोगों को ये मुफ्त में नहीं लगाई जा रही थी, इसके लिए उन्हें पैसे देने पड़ते थे। वहीं कोरोना मामलों में आई कमी के चलते भी लोगों में ऐसी लापरवाही देखने को मिल रही थी। हालांकि तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि लोग अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना करें और जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगवाएं, क्योंकि कोरोना देश से अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकार की ओर से 18 साल से 59 साल के लोगों के लिए अगले 75 दिनों तक बूस्टर डोज फ्री में लगाने का ऐलान किया गया है। ये बूस्टर डोज सरकारी केंद्रों पर लगाई जाएगी, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट अस्पताल में सेंटर पर लगवाते हैं तो उसके लिए आपको इसकी कीमत देनी पड़ेगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी? इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अभी कुछ भी साफ नहीं किया गया है। लेकिन अगर आपको दूसरी डोज लिए हुए 6 महीने हो गए हैं तो आपके पास कोविन से एक मैसेज भेजा जाएगा। इस मैसेज के बाद अब कोविन पर जाकर वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। बता दें कि अब तक देश में वैक्सीन की 199 करोड़ से भी ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं, जिसमें इनमें तीसरी या प्रिकॉशन डोज की संख्या करीब 5 करोड़ है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि यह आंकड़ा अगले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ेगा। 18 से 59 साल की उम्र के लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज देने की शुरुआत इस साल 10 अप्रैल को हुई थी। तो कोरोना के खिलाफ तो देश लड़ाई लगातार लड़ ही रहा है। वैक्सीनेशन अभियान को किस तरह से बूस्ट किया जाए, इसलिए अगले 75 दिनों तक बूस्टर डोज भी मुफ्त में लगाई जा रही है। लेकिन अब एक और बीमारी भारत सरकार की टेंशन बढ़ाती हुई नजर आ रही है। दरअसल देश में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया है। तो भारत में मंकी पॉक्स संक्रमण का पहला मामला केरल के कोल्लम शहर में देखा गया है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यूएई से केरल लौटे एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण देखे गए हैं। ये व्यक्ति संयुक्त अरब अमीरात में मंकी पॉक्स से संक्रमित एक मरीज के संपर्क में आया था। उसके नमूने जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए थे। सैंपल रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज इसका लगातार जारी है। WHO के मुताबिक दुनिया भर के कई देशों में इस वक्त कोरोना के अलावा और भी कई गंभीर बीमारियों का कहर फैल रहा है। दुनिया के 27 देशों में मंकी पॉक्स के करीब 800 मामले सामने आ चुके हैं। राहत की बात यह है कि अब तक किसी की मौत नहीं हुई है। अमेरिका के CDC के मुताबिक ये मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण के कारण होने वाली एक दुर्लभ बीमारी है। यह अर्थपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित है, जिसमें
वेरियोला वायरस जो चेचक की वजह से बनता है, वैक्सीनिया वायरस जो चेचक के टीके में प्रयुक्त और काउपॉक्स वायरस भी शामिल हैं। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि मंकी वायरस कहां से फैलना शुरू हुआ है। अफ्रीकी कृंतकों और बंदरों पर संचरण और संक्रमण का संदेह इसको लेकर के जताया जा रहा है। मंकी पॉक्स में चेचक जैसे ही लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन काफ़ी कम गंभीर ये होते हैं। ये बीमारी बुखार के साथ शुरू होती है, जिसके बाद सर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ में दर्द, लसिका ग्रंथियों में सूजन, ठंड लगना और थकावट की समस्याएं सामने आने लगती हैं। इसकी इनक्यूबेशन अवधि बुखार के 1 से 3 दिन के बीच की होती है। रोगी को चकत्ते विकसित होंगे जो चेहरे से शुरू होकर शरीर के अन्य भागों में फैल जाते हैं। चकत्ते बड़ी पिंपल्स जैसे होते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते हैं और फिर झड़ने लगते हैं। ये रोग 2 से 4 हफ्ते तक रहता है। मंकी पॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है, यानी ये वायरस जानवरों से मनुष्यों में फैलने की क्षमता रखता है। ये शरीर में त्वचा के घाव, श्वसन पथ, आंख, नाक या मुंह के माध्यम से प्रवेश करता है। पशु से मानव में रोग का संचरण काटने, खरोंचने और घाव के संपर्क में आने की वजह से भी हो सकता है। रोग का मानव से मानव संचरण सीमित है, लेकिन श्वसन बूंदों और घाव के संपर्क के माध्यम से भी ये हो सकता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मंकी पॉक्स से बचना संभव है? अन्य वायरस और बीमारियों की तरह अगर सावधानी बरती जाए तो आप मंकी पॉक्स से भी बच सकते हैं। जानवरों के संपर्क में आने से आपको बचना होगा जिनसे ये वायरस फैल सकता है। बीमारी जो जानवर हैं उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके संपर्क में आने से बचें। संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन में रखें। हाथों की सफाई का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा इस वक्त अगर मंकी पॉक्स के इलाज को लेकर के बात करें तो फिलहाल इसका इलाज उपलब्ध नहीं है। हालांकि चेचक के टीके, एंटीवायरल और VIG का उपयोग प्रकोप को रोकने के लिए ज़रूर किया जाता है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।